दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी भटकती आत्मा की है जो मुक्ति के लिए तड़पती रही पर उसे मुक्ति नहीं मिल रही थी। तब उसने उत्पात मचाना शुरू किया। तो आइए शुरू करते हैं कहानी कब्रिस्तान खौफ की रात। इसके लेखक है मुर्शिद आलम। झारखंड का एक आदिवासी बहुल गांव ब्राह्मबे। अगहन का महीना है, ठंड पड़ रही है। मध्य रात्रि का अभी दूसरा पहर शुरू हुआ है। पूरा गांव नींद के आगोश में है। घरों के छप्परों में कुहासा बरस रहा है। धुंध की चादर पूरे गांव के ऊपर तनी हुई है। ऐसे में सुकरा के दरवाजे पर एक जोरदार लात पड़ती है और कोई आवाज देता है, आइयो दरवाजा खोलो, आइयो दरवाजा खोलो। धुचिया चौंक कर पुआल के बिछौने में उठ बैठती है और अपने पति की तरफ देखती है। सुकरा उसे चुप रहने का संकेत करता है। बाहर से फिर वही आवाज आती है, आइयो दरवाजा खोलो। धुचिया का दिल उछल उछल कर कंठ तक आ रहा है। एकदम हूबहू वही आवाज। कुड़ुक भाषा में आइयो का मतलब माँ होता है। वह फिर अपने पति को देखती है। वह एकदम खामोश रहने का इशारा करता है। तब लात और घूसों से दरवाजा झनझनाने लगता है और ऐसा लगता है जैसे छप्पर में कोई बड़े बड़े ईंट पत्थर फेंक रहा हो। सुकरा के माथे पर चिंता की रेखाएं नाग की तरह कुंडली मारे बैठी थी। अभी 3 दिन पहले ही तो उसे दफनाया था, अपने हाथों से मिट्टी दिया था, फिर वापस कैसे आ गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। माना कि वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है, पर इसके आगे वह सोच नहीं पा रहा था। उसने देखा धुचिया रो रही है। मेरा संजय ही है। एकदम वही आवाज, हूबहू वही आवाज है। उसे देख लेने दो मुझे एक बार। वह कह रहा है, आइयो दरवाजा खोलो, एक बार देख लेती तो। सुकरा घूर कर देखता है उसे, फिर फुसफुसाती आवाज में कहता है, वह संजय नहीं है। तुम खुद उसकी लाश अपनी आंखों से देख चुकी हो। खबरदार दरवाजा मत खोलना वरना आफत आ जाएगा। दोनों सहमे से बैठे थे। बाहर कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। कुत्तों के रोने की आवाज से उन्हें अंदाजा मिल रहा था कि वह किधर जा रहा है। सुबह हुई। गांव के लोग बदस्तूर अपने अपने खेत खलियान काम धंधे में लग गए, पर सबकी जुबान पर एक ही बात थी। आधी रात को कोई उनका दरवाजा पीट रहा था, कोई उनके छप्पर पर चल रहा था। सुकरा सबकी बातें सुनता है, पर गलती से भी अपनी जुबान पर यह नहीं लाता कि वह जाग गया है। खुद उसके घर में रोज रात वह आता था, लेकिन किसी से वह इसकी चर्चा नहीं कर रहा था। लेकिन बात कब तक छुपती। एक रात रमेश और कर्मा ने उसे आमने सामने देख लिया। हुआ यूं कि वो अपनी बाइक से रांची गए हुए थे। काम के चक्कर में कब रात हो गई पता भी ना चला। गांव पहुंचते पहुंचते 10 सवा 10 का वक्त हो गया था। गांव में घुसने से पहले एक छोटी सी पुलिया पड़ती है। अभी वह पुलिया से कुछ ही दूरी पर थे कि हेडलाइट की रोशनी में किसी को सड़क के बीचों बीच खड़ा देखा। गांव का ही कोई लड़का होगा, यह सोचकर उन्होंने बाइक रोकी, पर उसे देखकर उनके मुंह से चीख निकल गई। जैसा उसका एक्सीडेंट हुआ था और मरा था, वैसा ही छत विक्षत कुचली हुई लाश खड़ी थी उनके सामने। घावों से खून टपक रहा था, आंखें सफ़ेद पथराई हुई, मुंह से गरगराहट। इसके बाद क्या हुआ उन्हें पता नहीं चला। वो बाइक समेत हवा में तैर रहे थे। जमीन पर कब गिरे इसका होश नहीं रहा। सुबह यह बात गांव में ही नहीं, आसपास के इलाके में आग की तरह फैल गई। सुकरा का बेटा जो 3 दिन पहले मरा था, जाग गया है। इसके बाद तो कई लोगों ने उसे देखा, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना था वह शाम होते ही अपने मसना के पास दिखाई देता है। आदिवासियों में कब्रिस्तान को मसना कहा जाता है। हर गोत्र का अपना अपना मसना होता है। सभी उसके बाप को कोस रहे थे, क्यों दफन कर दिया। डर भय गांव के चप्पे चप्पे को अपने सिकंजे में कस लिया था। शाम होते ही लोग घरों में कैद होने लगे। आधी रात होते ही गली गली में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ लोग साफ साफ सुनते थे।
उन्हें लगता था जैसे कोई बच्चा भटक गया हो, ढूंढ रहा हो अपनी माँ को। इधर 3 रातों से एक अजीब बात हो रही थी। एक गाय और एक बछड़े की रंभाने की आवाज़ आ रही थी। गाय के खुरों की टाप की आवाज़ साफ साफ सुनाई देती थी। एक मोहल्ले में गाय की आवाज़ सुनाई देती तो दूसरे मोहल्ले से बछड़े की आवाज़ आती थी। कुत्ते दर्दनाक ढंग से भौंकने लगते थे। इसके साथ ही किसी के दरवाजे पर लात पड़ती। कभी कभी ऐसा लगता जैसे छप्पर गिर रहा हो। दिन और रात कट रहा था दहशत में। इससे परेशान होकर गांव वालों ने पुरखों की परंपरा को अपनाया। अपने अपने घरों की दीवारों में कालिक से पंजे का निशान बनाना शुरू किया। दीवार में कालिक से एक घेरा खींच देते चारों तरफ और दोनों हाथ के पंजे का निशान बना देते। उनकी मान्यता थी कि इससे बुरी आत्मा घर में प्रवेश नहीं करती। संजय के कब्र को फिर से खोला गया और उसकी लाश को खुले मैदान में जला दिया गया। लोगों ने जलते देखा उसे। फिर धीरे धीरे गांव में शांति छा गई। लोगों का डर भी कम होने लगा और फिर इस तरह की घटना दोबारा नहीं हुई।